हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानून में संशोधन वोट बैंक के लिए किया था, जिससे बाबा साहब के संविधान का अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधनों का सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल का पंचर बनाने जैसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से मुस्लिम को पार्टी अध्यक्ष बनाने की चुनौती भी दी है। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? यह बयान कांग्रेस को संविधान विरोधी और मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश करता है। तथ्य के जांच से पता चलता है कि 2013 का वक्फ संशोधन कानून पारदर्शिता बढ़ाने और अतिक्रमण रोकने के लिए था, न कि केवल वोट बैंक के लिए। हालांकि राजनीतिक मंशा पर बहस संभव है। पंचर बनाने वाला बयान एक समुदाय को रूढ़िगत करता है जो सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। मोदी की कांग्रेस पर टिप्पणी उनके अपने रिकॉर्ड को नजरअंदाज करती है। 2014 से उनकी सरकार में कोई मुस्लिम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कोई नहीं बना और 2024 में बीजेपी के लोकसभा में कोई मुस्लिम सांसद भी नहीं है, उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। 2024 के वक्फ संशोधन विधेयक में केंद्रीकृत नियंत्रण की बात कही गई है, लेकिन यह मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारेगा, इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं देती है। बिना शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुधारों के केवल वक्फ सुधार से गरीबी दूर होना असंभव है। ये बिल्कुल बचकानी बात कही जा रही है कि वक्फ के कानूनों का अगर सही इस्तेमाल होता तो आज स्थिति कुछ और होती। ये बिल्कुल बचकानी बात है। पीएम मोदी का कहना है कि वक्फ का सही उपयोग मुसलमानों का पंचर बनाने से बचा सकता है। यह बताता है कि वक्फ संपत्तियों में बड़ी आर्थिक संभावना है, जो कि सच भी है। भारत में 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिसकी कीमत हजारों करोड़ हो सकती है, लेकिन कुप्रबंधन और अतिक्रमण ने इन्हें सीमित कर दिया है। 2024 का वक्फ विधेयक डिजिटलीकरण और केंद्रीय डेटाबेस को प्रस्ताव देता है, जो सैद्धांतिक रूप से कल्याणकारी योजनाओं को फंड दे सकता है, लेकिन विधेयक में रोजगार सृजन या धन निर्माण की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जैसा पीएम मोदी ने दावा किया है। मतलब ये कि इससे मुस्लिम बच्चे कारोबारी में बदल जाएंगे, ये एक झूठ है, बल्कि ये एक ओछी हुई बात है। आर्थिक उन्नति के लिए शिक्षा, कौशल विकास और अवसरों की जरूरत है, जो सिर्फ वक्फ सुधारों से कभी भी संभव नहीं है। 2023 से 2024 के PLFS डाटा के अनुसार बेरोजगारी दर 3.2% है, लेकिन कम रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता सभी समुदायों में हाई लेवल पर है। केवल मुसलमानों को निशाना बनाना सामाजिक एकता को कमजोर करता है और यह दावा बिना नीतिगत विवरण के अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, इसे समझा जाना चाहिए। पंचर बनाने वाली टिप्पणी न केवल मुसलमानों को रूढ़िगत करती है, बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र में मेहनत करने वालों को जिसकी गरिमा है उसको भी कम करती है। इस तरह का बयान सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है, जो एक प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वक्फ प्रबंधन की आलोचना की है, लेकिन गरीबी, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों को नजरअंदाज किया है। जिस हरियाणा में जाकर आज पीएम मोदी वक्फ के कानून पर ज्ञान बांट रहे थे, मुसलमानों को पंचर बनाने वाली बात कह रहे थे, उसी हरियाणा में आज बेरोजगारी दर पीक लेवल पे है और हरियाणा में मुसलमानों की आबादी भी कम है। तो मुसलमानों को साध कर राजनीति करना कब तक संभव है? क्या मुसलमानों को साधने से हिंदुओं को रोजगार मिल जाएगा, हिंदुओं के लिए चीज़ें और उनके लिए अवसर मिल जाएंगे? ये पीएम मोदी कब बोलेंगे? जो आज भारत के सभी समुदायों को प्रभावित कर रहा है, इस पर कब बोलेंगे? जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी सबको प्रभावित कर रहा है। तो कहने का मतलब है केवल वक्फ में सुधार से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की नीतियां जरूरी है, तभी विकास हो पाएगा। मोदी ने हिसार में कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा और पिछले 10 साल में करोड़ों ने पहली बार हवाई यात्रा की।
उड़ान योजना से साल 2016 से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ा है। 2014 में 74 हवाई अड्डों के मुकाबले 2024 में 153 हवाई अड्डे चालू हैं। लेकिन हवाई किराया प्रति व्यक्ति 5,000 से 10,000 रुपया है, जो आम आदमी के लिए बहुत ही महंगा है, खासकर जब ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया सालाना है। NSSO 2023-2024-25 में 5 से 6% मुद्रास्फीति और 9% खाद्य मुद्रास्फीति ने आर्थिक दबाव को बढ़ाया है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। बेरोजगारी, जिसमें शहरी में 4.1% है, और PLFS की डाटा कहती है कि ये आय को सीमित किया है। और मुफ्त राशन जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन यह सब आर्थिक तंगी को दर्शाता है, न कि समृद्धि को। इसे भी याद रखना चाहिए। हवाई यात्रा का दावा बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण है और यह कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह अभी भी अधिकांश के लिए सुलभ नहीं है। अभी भी यह अधिकांश लोगों के लिए यात्रा करने लायक नहीं है। तो मतलब ये है कि हवाई चप्पल वाला आदमी आज PM मोदी के 11 सालों के कार्यकाल को देखने के बाद भी वो फ्लाइट में सही से यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि हवाई चप्पलों वाले के बैलेंस जो हैं वो 5,000 रुपया फ्लाइट देने के लिए नहीं है। इसीलिए वो ट्रेन में आए दिन धक्का खाते हैं और ट्रेन में गिट पिट कर घर जाते हैं। PM मोदी ने कांग्रेस पर संविधान को सत्ता का हथियार बनाने और UCC का विरोध कराने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के UCC को BJP की सफलता बताया, लेकिन UCC जो संविधान के अनुच्छेद 44 में है, उसका कार्यान्वयन करना जटिल काम है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक अधिकारों और सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित करता है, उसे समेटना मुश्किल बनाता है। उत्तराखंड का 2024 वाला UCC कानून विवाह और विरासत को एक समान करता है, लेकिन इसे मुस्लिम कानूनों पर हमला माना जा रहा है। कांग्रेस ने UCC को सामाजिक संवेदनशीलता के कारण टाला है, न कि संविधान को कुचला है, जैसा कि मोदी ने कहा। संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। तो ये भी एक अतिशयोक्तिपूर्ण दावा है। इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है। UCC को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना कानूनी और सामाजिक चुनौती है, जिस पर मोदी ने स्पष्टता नहीं दी है, बल्कि UCC को उत्तराखंड में गिना दिया है, जबकि 11 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है। अगर UCC इतनी ही सफल बनाई जा सकती है तो 11 सालों में आपके पास एक लंबी अवधि थी, आप इसे कानून बना सकते थे, राय विचार ले सकते थे और इसे सफलतापूर्वक लागू भी कर सकते थे। तो आप अभी तक गुणगान गा रहे हैं, जो आपका मैनिफेस्टो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि UCC को सफल बनाना देश में जटिल काम है, जो एक संवैधानिक चुनौती है और इस पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि पक्ष और विपक्ष करने की ज़रूरत है। तो यह निशाना कांग्रेस के ऊपर साधने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये ठीक नहीं है। PM मोदी ने आगे कहा कि साल 2024 से पहले कांग्रेस के समय बार बार ब्लैकआउट होते थे और अब भारत बिजली निर्यात करता है। 2014 में 243 गीगावाट से 2024 में 446 गीगावाट तक बिजली क्षमता बढ़ी है। CEA और सौभाग्य योजना से 99.6% ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है। भारत नेपाल भूटान को 2600 मेगावाट बिजली निर्यात करता है, लेकिन ब्लैकआउट का दावा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। साल 2001 और साल 2012 में ग्रिड फेल हो गई थी, पर यह नियमित नहीं था, ये सिर्फ एक घटना थी। 2021 में कोयला संकट से 16 राज्यों में बिजली की आपूर्ति में कमी आई। यमुनानगर का 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जिसका उद्घाटन किया गया है, वो भी पर्यावरणीय चिंता को बढ़ाता है और हरियाणा के लिए मुश्किल पैदा करता है। वहाँ ऑलरेडी सूखापन बढ़ता जा रहा है और इतने बड़े थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल वहाँ पर पर्यावरणीय चुनौती को जन्म दे रही है। कहने का मतलब ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना होगा और भारत में वितरण जो है उसको भी कम करना होगा, वितरण घाटा को कम करना होगा जो आज बढ़ी हुई है।
साथ ही निर्यात करने वाली बात तो सही है, लेकिन घरेलू मांग जो पीएम मोदी ने दावा किया है कि हम बाहर बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं, वो भी सही नहीं है। बल्कि सच ये है कि घरेलू मांग भी अभी भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है, इसे भी समझा जाना चाहिए। तो हमारी घरेलू मांग आज भी कम है, इसे सुधारने की ज़रूरत है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से पीएम मोदी का भाषण विकास कार्यों जैसे कि हिसार हवाई अड्डा, रेवाड़ी बाईपास, बायोगैस प्लांट और राजनीतिक हमलों का मिश्रण बना हुआ है। उपलब्धियां ठीक है, लेकिन प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जैसे हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में यात्रा करेगा, वक्फ सुधार से मुसलमान के बच्चे पंचर नहीं साटेंगे। तो ये सब जो है बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है और एक समुदाय को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से इसे कहीं से भी ठीक नहीं समझा जा सकता है। तो पीएम मोदी के भाषण में इस तरह की बातें कही जाती है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए कितनी बातें आगे की कर रहा है और कितनी बातें पीछे की कर रहा है? जहां आज दुनिया भर में टैरिफ को लेकर वॉर है, भारत के ऊपर अनेक चिंताएं हैं, उन सभी बातों को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी एक अलग तरह की राजनीति करने में तुले हुए। चुप्पी साधना उनका कर्तव्य है और जहां पर वो पारंगत है, जैसे कि किस तरह राजनीति को और रंग दिया जाए, वो बढ़ाने में वो माहिर है और वो काम करते आ रहे हैं। तो हमने आज प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है, जो हरियाणा के हिसार में दिए थे, उसका जो है विवरण पे बात किया है और उन्होंने क्या कहा इसे समझने की कोशिश की है। बाकी आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ हमारा ये प्रोग्राम भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद।